हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने। कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? पारदीप, तूतीकोरिन, कांडला या कोच्चि? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांडला। ठीक है। भारत का जो कांडला बंदरगाह है उसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। कहाँ पर ये पड़ता है? तो आपको बता दें, भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में पड़ता है ये कांडला बंदरगाह। ध्यान रखिए कहाँ पे? गुजरात के कच्छ जिले में। और इसका नाम बदलकर कांडला से अब कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, अब इसे कांडला नाम से नहीं जाना जाता है, अब किस नाम से जाना जाता है? दीनदयाल बंदरगाह। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांडला बंदरगाह का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन थे? केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर या स्वामी विवेकानंद? तो आपका राइट आंसर है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के जनक या अग्रणी दूत के रूप में माना जाता है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, भारत में पुनर्जागरण के आंदोलन के जो जनक है वो राजा राम मोहन राय को जाना जाता है 18वीं और 19वीं शताब्दी में। ठीक है, कब से कब तक? 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत में किए गए उल्लेखनीय परिवर्तनों के कारण आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक इन्हें कहा जाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में किए गए उल्लेखनीय परिवर्तनों के कारण राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण आंदोलन का जनक या अग्रणी दूत माना जाता है। इनसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा पूछ लिया था। ये दोनों क्वेश्चन इनसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों में वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? ऑप्शन है आपके, असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या साइमन कमीशन के विरोध में? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वानर सेना और मंजरी सेना का जो संबंध है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बच्चों को लेकर वानर सेना तथा बालिकाओं को लेकर मंजरी सेना का गठन किया गया था। कब? 1940 में, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था उस टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन के अधिकार किसे है? संसद, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर, भारत में जो मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का कार्य है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ठीक है, भारत की जो मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन का अधिकार है किसके पास है? रिजर्व बैंक इंडिया यानी आरबीआई के पास है। ठीक है, आरबीआई के बारे में कुछ जानेंगे। आरबीआई की स्थापना जो है वो हुई थी, आपको बता दें, स्थापना आरबीआई की जरूर भूल जाती है, तो 1 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। और रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय जो है वो कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में स्थायी रूप से इसका जो कार्यालय, मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में स्थापित कर दिया गया था 1937 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच, अंग्रेज और मराठा या हैदर अली और अंग्रेज? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक युद्ध जो था वो इंग्लैंड और फ्रांस यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। किसके मध्य? अंग्रेज और, भारत में जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच लड़ा गया था और अपना वर्चस्व बनाने के लिए दोनों में लड़ाई हुई थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने 4 बार युद्ध किया है और युद्ध का केंद्र कर्नाटक के भूभाग रहे हैं, इसलिए इसे कर्नाटक का युद्ध बोला जाता है। ठीक है, बता दें आपको, इसमें 3 युद्ध है, कर्नाटक के युद्ध के नाम से 3 युद्ध लड़े गए हैं। पहला युद्ध हुआ था 1746 से लेके 1748 में। ठीक है, कब से कब तक? 1746 ईस्वी से लेके 1748 ईस्वी तक। द्वितीय युद्ध हुआ था आपका 1749 से 1754 के बीच।
वहीं आपको बता दें आपका जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1756 से लेके 1763 के मध्य। तीन तीन कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे 18वीं सदी के मध्य में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वां, 8वां, 10वां या 5वां? तो आपका राइट आंसर है केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो हमें देखने को मिलता है संविधान जो अनुसूची है हमारी और संविधान की जो अनुसूची होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। केंद्र एवं राज्य संबंध जो है वो 7वीं अनुसूची में देखने को मिलते हैं। किस अनुसूची में? संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य संबंध देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। किसकी रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? हंटर आयोग, सेटलर आयोग, ली आयोग या चार्ल्स वुड आयोग? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। एक वुड्स डिस्पैच या चार्ल्स वुड आयोग को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, वुड्स भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, किस रिपोर्ट को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वो बोला जाता है वुड्स का घोषणा पत्र या चार्ल्स वुड आयोग को। कब लागू हुआ था ये? तो आपको बता दें 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें ये लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। चार्ल्स वुड आयोग या वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है मूल अधिकारों से, नीति निरीक्षक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से या मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों से? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्यों से। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति का जो संबंध है वो आपका मूल कर्तव्य से है। भारतीय संविधान में जो 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, ठीक है, कितने 11 मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए हैं वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही जोड़े गए हैं। ठीक है, और कौन से संवैधानिक संशोधन, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। और एक क्वेश्चन और आपको बता दें, अनुच्छेद 51A में भारतीय मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो अनुच्छेद 51A में आपको देखने को मिलेंगे। और स्वर्ण सिंह समिति का जो संबंध है वो मूल कर्तव्य से है। 11 मौलिक कर्तव्य जो है वो इसी समिति की सिफारिश से संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, 1976 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत की पहली राजधानी थी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या मद्रास? तो आपका राइट आंसर है ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत की जो पहली राजधानी थी वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, कोलकाता। ठीक है, कौन सी थी राजधानी? कोलकाता थी ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत की पहली राजधानी। कब से कब तक थी? तो 1772 से लेकर 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। 1772 में कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी, जब प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मुर्शिदाबाद से शहर के सभी जो महत्वपूर्ण कार्यालय थे उन्हें स्थानांतरित कर दिया था और कलकत्ता पूरे बंगाल की राजधानी बना दी थी। 1912 से जो कलकत्ता जो था पूरे बंगाल की राजधानी बन गई थी। ठीक है, तो 1772 से 1911 के मध्य ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत की जो पहली राजधानी थी कौन सी थी? कोलकाता। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला, शहनाई, सितार या सारंगी? तो आपका राइट आंसर है प्रसिद्ध सितार वादक हैं विलायत खां। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। विलायत खां का संबंध जो है वो सितार वादन से है। उनकी उनकी कला के सम्मान में राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने उन्हें आफ्ताब ए सितार का सम्मान दिया था। ध्यान रखिएगा, आफ्ताब ए सितार का सम्मान किसे दिया गया है? तो विलायत खां को दिया गया है। किसके द्वारा दिया था? तो राष्ट्रपति थे फरुखुद्दीन अली अहमद, इनके द्वारा विलायत खां को आफ्ताब ए सितार का सम्मान दिया गया था। और ये सम्मान पाने वाले ये एकमात्र एक सितार वादक थी। कौन? विलायत खां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है?
15 मई, 12 मई, 20 जून या 17 मई। तो आपका राइट आंसर है विश्व नर्स दिवस जो है ऑप्शन नंबर बी 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है ये ध्यान रखिएगा। 12 मई 1820 को मशहूर नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था और उन्हीं की याद में 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे या अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 मई को किसका जन्म हुआ था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि बहुत ही मशहूर फेमस नर्स रही हैं। उन्हीं की याद में विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में किस भारतीय ने रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2018 में जीता है? ऑप्शन है आपका महाश्वेता देवी, सोनम वांगचुक, पलागुम्मी साईनाथ या अरविंद केजरीवाल। तो आपका राइट आंसर है 2018 में जो रेमन मैगसेसे पुरस्कार किसी उसने जीता था, एक भारतीय द्वारा जीता गया था, तो भारत के सोनम वांगचुक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है आपका, सॉरी बी है, सोनम वांगचुक के द्वारा 2018 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है वो सोनम वांगचुक और एक और थे भरत वाटवानी, इन दोनों को दिया गया था रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2018 का। वांगचुक को शिक्षा, संस्कृति और प्रकृति के क्षेत्र में व वटवानी को सड़क पर रहने वाले हजारों मानसिक रूप से बीमार लोगों को बचाने और उनके परिवार से मिलाने के लिए सम्मानित किया गया था। 2018 में ये पुरस्कार जो थे वो 31 अगस्त को फिलीपींस के मनीला में प्रदान किए गए थे, जिसमें 2 भारतीय शामिल थे। कौन कौन से? सोनम वांगचुक थे और एक थे भरत वाटवानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक सत्ता कहाँ का समाचार पत्र है? एमपी, यूपी, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो आपका राइट आंसर है लोक सत्ता जो है वो मराठी भाषा का एक समाचार पत्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, महाराष्ट्र का समाचार पत्र है। ठीक है, कहाँ का है? लोक सत्ता मराठी भाषा का एक समाचार पत्र है। और मराठी भाषा कहाँ की होती है? महाराष्ट्र की होती है। तो ये एक महाराष्ट्र का बहुत प्रख्यात अखबार है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इनोसिनोफिल या न्यूट्रोफिल? तो आपका राइट आंसर है, एंटीबॉडी का जो निर्माण है वो होता है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, लिम्फोसाइट। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो का राइट आंसर है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं वो ऑप्शन नंबर बी को माना जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे? समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है जो कई बार पूछ लिया जाती है एग्जाम में, दास कैपिटल। ठीक है, एक क्वेश्चन कार्ल मार्क्स से पूछ लिया जाता है, दास कैपिटल, ध्यान रखिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं और दास कैपिटल के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। कोल डैम जो परियोजना है आपकी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। और ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और मंडी जिले की सीमा पर बनाया जा रहा है कोल बांध। कोल बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर और मंडी की सीमा पर बनाया जा रहा है और ये सतलुज नदी पर बना है। ध्यान रखिएगा, किस नदी पे बना है ये बांध? कोल बांध जो है सतलुज नदी पर बना है और 800 मेगाहर्ट्ज पनबिजली परियोजना है ये, भारत के हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? सभी घरों में एलपीजी की आपूर्ति, कन्या शिक्षा, विधवा पेंशन या सभी घरों में विद्युत आपूर्ति? तो केंद्र सरकार की जो सौभाग्य योजना है उसका संबंध ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, सभी घरों में विद्युत आपूर्ति। ठीक है, प्रत्येक घर में बिजली प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक परियोजना सौभाग्य योजना चलाई जा रही है और इस परियोजना की जो घोषणा है वो सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी, जिन्होंने कहा था कि दिसंबर 2018 तक विद्युतीकरण प्रक्रिया को पूरा करना है। ठीक है, विद्युत मंत्रालय से संबंधित है ये जो प्रक्रिया है सौभाग्य योजना। क्या है इसका उद्देश्य? घरों में बिजली प्रदान करना, बहुत ही आराम से सभी घरों में बिजली प्रदान करना, प्रत्येक घर तक पहुंचाना। 2017 में ये घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किस उद्यान को जाना जाता है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान,
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका राइट आंसर है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए बी राइट है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन पुराना नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले ये भारत का जो है वो सर्वप्रथम पार्क है, मतलब सबसे पहला पार्क था हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से वर्तमान में क्या नाम है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। उत्तराखंड राज्य में इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। भारत का सबसे पहला पार्क है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका 1972 में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था? पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क या स्टॉकहोम। तो आपका राइट आंसर है सबसे पहला जो पर्यावरण हुआ था सम्मेलन 1972 में, उसका आयोजन ऑप्शन नंबर डी स्टॉकहोम में किया गया था, जो कि स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दुनिया का सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है, 5 जून 1972 को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, स्टॉकहोम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल में दिया जाता है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या बैडमिंटन। तो आपको बता दें आपका जो राइट आंसर है इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो है वो दिया जाता है आपका हॉकी में। ठीक है, किसमें दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, हॉकी में दिया जाता है आपका इंदिरा गांधी स्वर्ण कप। ठीक है, बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन का क्रिकेट में कई सारे कप हैं। फुटबॉल में आपको दिया जाता है, फुटबॉल के बारे में एक फेमस कप है डूरंड कप। ये जरूर पूछ लिया जाता है कि डूरंड कप किस खेल में दिया जाता है, तो फुटबॉल में आपका दिया जाता है डूरंड कप। हॉकी में बता दिया है इंदिरा गांधी। और बैडमिंटन दिया जाता है, बैडमिंटन में कौन सा कप दिया जाता है? बैडमिंटन में एक फेमस है नारंग कप, कल के जो उसमें था मैंने आपको बताया था नारंग कप, बैडमिंटन में दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी, 24 जनवरी, 13 जनवरी या 18 जनवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात हो रही है, ये आपका मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, 24 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर वंश दिए गए हैं, यहाँ उसके संस्थापक दिए गए हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? मामलुक वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, लोदी वंश, इब्राहिम लोदी, सैयद वंश, खिजर खां, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। लोदी वंश की जो स्थापना है वो इब्राहिम लोदी के द्वारा नहीं की गई थी, ये की गई थी बहलोल लोदी के द्वारा। ठीक है, बहलोल लोदी के द्वारा 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की गई थी। इब्राहिम लोदी आपका ये गलत है, और बाकी की जो है मामलुक वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक ये आपका सही है। सैयद वंश, खिजर खां, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी ये आपके राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1919। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम के तहत ही हिंदू और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है वो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत ही लागू हुई थी, और जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका काका पार परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक या राजस्थान। तो काका पार परियोजना जो है वो आपकी ऑप्शन नंबर बी राइट है, गुजरात का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, गुजरात में सूरत और ताप्ती नदी के समीप स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में सूरत और ताप्ती नदी के समीप स्थित है। 220 मेगावाट क्षमता के परमाणु रिएक्टर यहाँ पर लगे हैं, जो कि एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र या केंद्र स्थित है कहाँ पर? गुजरात में। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन, पश्चिमी घाट का वर्षा वन, ऑस्ट्रेलिया वर्षा वन या सहारा के शुष्क वन। तो अमेजन के जंगल जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, अमेजन के जंगलों या अमेजन के वर्षा वनों को, जिससे हमें करीब ऑक्सीजन का 20% अकेला पूरा जो है ऑक्सीजन पूरे विश्व का
जो 20% ऑक्सीजन है वो हमें अमेज़न के जंगलों के द्वारा मिलता है, इसीलिए इन्हें जो है वो धरती का फेफड़ा या पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। किसे? अमेज़न के वनों को। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन या डॉक्टर मनमोहन सिंह? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये पाकिस्तान अर्थशास्त्री हैं। कौन है ये? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक। इन्होंने मानव विकास सूचकांक 1990 में विकसित किया था, ठीक है, और ये इन्हीं की देन है। मानव विकास सूचकांक जो है ये पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब उल हक की देन है। 1990 में इन्होंने विकसित किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमामि गंगे परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? जुलाई 2014, जुलाई 2010, जुलाई 2016 या अगस्त 2015? तो नमामि गंगे परियोजना अभियान की जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, जुलाई 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? जुलाई 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, जब संसद के लिए निर्वाचित हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तभी से इस परियोजना की शुरुआत हुई थी, वर्ष 2014 में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 21वें, 92वें, 71वें या 73वें? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 71वें संविधान संशोधन। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट, 71वें संविधान संशोधन में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये उत्सव से संबंधित है। लोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, कर्नाटक, मिजोरम या सिक्किम? तो लोसांग उत्सव जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम का प्रमुख उत्सव है लोसांग उत्सव, और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? सिक्किम की जनजाति है आपकी एक भूटिया जनजाति, उसके द्वारा मनाया जाता है, और इसे सिक्किम लोगों का नव वर्ष माना जाता है। क्या माना जाता है? सिक्किम लोगों का नव वर्ष इसे माना जाता है, लोसांग उत्सव को, और ये वहाँ की भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? भूटिया जनजाति के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो लौह पुरुष कहे जाने वाले ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ऊंचाई की बात करें तो 597 फीट। कितनी ऊंचाई है? 597 फीट की ऊंचाई है, जो कि सबसे दुनिया की सबसे ऊंची है। ठीक है, सबसे ऊंचा स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किनकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। एक 597 फीट मान लीजिए या 182 मीटर। कहाँ पर है? तो ये आपकी है कहाँ पर? गुजरात में है, गुजरात के केवड़िया के पास स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री, जो कि इस टाइम कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, और हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री ही रहते हैं। मुख्यालय की बात करें तो नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पर है? नई दिल्ली में मुख्यालय है, अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जॉर्ज यूल, रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम वेडरवन या एओ ह्यूम? तो आपका राइट आंसर है हर्मिट और शिमला, जो हर्मिट ऑफ शिमला जो है ऑप्शन नंबर डी है, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। उनके एकांतवासी, त्यागी, अरण्यवासी और योगी स्वभाव होने के कारण एओ ह्यूम को हर्मिट और शिमला कहा जाता था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक हैं, इन्हें शिमला के हर्मिट के नाम से जाना था, हर्मिट ऑफ शिमला, किन्हें? एओ ह्यूम। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, राष्ट्रकूटों ने या सोलंकियों ने? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, इनका निर्माण सोलंकियों ने करवाया था। किसने करवाया था? सोलंकियों के द्वारा दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सोलंकियों के द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किया गया था। सोलंकी राजा थे वीरवज, वहां के मंत्री वस्तुपाल और उसके भाई तेजपाल ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1890 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1932 ईस्वी या 1945 ईस्वी? ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत की रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना है उसमें भी राइट है, 1920 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? 1920 ईस्वी में भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इनका इसका नई दिल्ली में पड़ता है। रेड क्रॉस का, रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में हुई थी। और वैसे अगर पूरे विश्व की बात करें, यहाँ पर भारतीय रेड क्रॉस की बात हो रही है। वैसे रेड क्रॉस की बात करें तो 1863 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। 35 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, तिलहन उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन? तो आपका राइट आंसर है भूरी क्रांति का जो संबंध है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, उर्वरक उत्पादन से है। किससे है? उर्वरक उत्पादन से आपका भूरी क्रांति का संबंध है। ठीक है, भूरी उर्वरक जैसे होते हैं, तो भूरी क्रांति की क्यों हुई थी? मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता बढ़ाने के प्रयासों से संबंधित है ये भूरी क्रांति, जिसे उर्वरक उत्पादन के नाम से भी जाना जाता है। और इसे ग्रे क्रांति, ठीक है, क्या भूरी क्रांति या ग्रे क्रांति, ये एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा, ग्रे क्रांति और भूरी क्रांति। तो ये थे आज के आपके 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के, जो कि इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस से भी आए हुए थे और कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने न्यू लिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप चाहें तो इन क्वेश्चन आंसर के नोट्स बना सकते हैं और डेली आप रिवाइज कर सकते हैं एक मॉक टेस्ट की तरह। ठीक है, तो हम मिलेंगे फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।